जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे हमारा कुछ सेट 4 जिसमें हमने क्वेश्चन 22 तक कर लिए थे। अब किसकी बारी है? 23 और बाकी बचे 3 क्वेश्चंस की बारी है। ठीक है, तो इसको करने से पहले अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, अगर जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं इस चैनल को पढ़ने के बाद तो वो हमें इंस्टाग्राम पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आपकी फ़ोटो भेज सकते हैं और कितने % आपने स्कोर किए आप वो बता सकते हैं। फिर आपकी हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से ईयर में, किस साल में कितने दिनों तक लगातार बर्फबारी हुई, बर्फ कितनी गिरी, हमें उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ पर ईयर दिया है कि जब 2003 था तब 8 दिन तक लगत क्या हुआ था? बर्फ गिरी थी। 2004 में 10 दिन तक लगातार बर्फ गिरी, 2005 में 5 दिन तक गिरी और 2006 में 12 दिन तक गिरी। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पर ईयर लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? ईयर लिख लेता हूं, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे मैं क्या लिख देता हूं? डेज। अब मैं स्केल मानता हूं कि एक्स एक्सिस में एक साल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ठीक है, 0 से 2 सेंटीमीटर, फिर 4 6, इसे 2-2 सेंटीमीटर की गैप रखना है। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 डेज को। तो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2004 में 8 दिनों तक बर्फ गिरी, तो यहाँ देखो 2004 में कितने दिनों तक बर्फ गिरी? 8 दिन तक। तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या कर लो, हमें पॉइंट लगा देना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2003,8 का ये पॉइंट हो गया। दूसरा, 2004 में 10 दिनों तक गिरी, तो 2004 में 10 दिनों तक बर्फ गिरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बच्चों 2004 10। उसके बाद में 2005 में 5 दिनों तक बर्फ गिरी, तो 2005, ठीक है, 2005 में 5 दिनों तक गिरी। और 2006 में 12 दिनों तक गिरी। तो ये हो जाएगा कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। तो यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा 12 दिनों तक। ठीक है, 2006 में। तो अब इनको जोड़ देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 2004 10। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया? ग्राफ हो गया। तो जब भी आपको भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप इधर ऊपर की साइड बनाओगे, उसके बाद ये यहाँ लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखना है कि हमें इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इन दोनों से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले क्या गिवन है? गिवन दैट, लिख दो 45x की पावर 4 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। कैसे लिखेंगे? 5x x माइनस 3। अब देखो बच्चों, एक चीज तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये x की पावर 3 है शायद। ठीक है, यहाँ पर 7x की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो 45x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 2 कॉमन ले लिया तो x के 2 बचे। यहाँ से 3 थे तो 1 कॉमन ले लिया, 1 ही बचा। और यहाँ से तो दोनों कॉमन ले लिए। डिवाइड में 5x x माइनस 3। अब देखो एक x से तो एक x कैंसिल हो गया, 5 9 जा 45। तो क्या बचेगा बच्चों? 9x x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड में कितना बचेगा? x माइनस 3। अब बच्चों असली काम अब शुरू होता है। कैसा शुरू होता है कि जो अंदर का हमारे पास ब्रैकेट है इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। अभी हमने सीखा था फैक्टराइजेशन करना, तो देखो कैसे करते हैं, मैं इधर साइड में बता देता हूं आपको। ठीक है, 7x प्लस 12 हम क्या करते थे
पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करते थे, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करना तो कितना आया 12x का स्क्वायर, मिडिल टर्म -7x है, इसको ज्वाइन करना तो -3x माइनस का कितना आएगा 4x। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की जगह हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, विच इम्प्लाइज दैट 9x ब्रैकेट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -3x -4x प्लस का 12। ठीक है, डिवाइडेड में यहाँ कितना आएगा x -3। अब यहाँ से क्या करेंगे 9x, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -3, x -3 यहाँ पर भी आएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा x -3। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लो, तो कैसे बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बन गया x -3, इन दोनों का दूसरा पेयर बनेगा x -4, डिवाइडेड में कितना है x -3। तो देखो बच्चों, इससे x -3 से x -3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 9x x -4, हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर हमें पास ये बचेगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला करते हैं, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 में हमें क्या दिया है, पैरेललोग्राम है और हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हमें पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, therefore इसका मतलब है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। अरे भाई A और C अपोजिट है, B और D अपोजिट है, तो हमको BD से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे A और C से है। तो C की वैल्यू है 6y और A की वैल्यू है 120। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 6 और ये हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 डिग्री आ गई। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अगला एंड, एक और प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी से तो है। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, एंगल A हुआ 120 डिग्री प्लस एंगल B कितना है 5x प्लस 10, कितने डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो 120 दोनों मिलके कितना हो गया 130 इज इक्वल टू 180। राइट साइड ये आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और ये डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 3 जा 15, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और y की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 26 है वो स्टार्ट करते हैं। इसी के थ्रू फिर हमारे चारों सेट कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा यहाँ का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ बच्चे तो देख के घबरा चुके हैं। ठीक है, तो देखो घबराने का नहीं, जब तक बाबा गणित वाला है आपके साथ। ठीक है, इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। मैं आपको आइडेंटिटी के बारे में बताता हूं। एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी या समझ लो फॉर्मूला है। कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है बच्चों। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
अरे ये आगे पीछे हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी, तब भी हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात ध्यान से समझाओ, अगर मैं a की जगह a को क्या मान लेता हूं, मैं a को एक्स वाई मान लेता हूं और मैं b को मान लेता हूं वाई जेड मान लेता हूं। मैंने a को एक्स वाई माना, b को वाई जेड माना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, यहाँ इसमें रखो या इसमें रखो। तो देखो अगर मैं इसमें रखता हूं, a की वैल्यू कितनी भैया, a की जगह एक्स वाई रख दो, माइनस b की वैल्यू कितनी है वाई जेड रख दो, ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी बच्चा एक्स वाई यहाँ रख दो, प्लस b की वैल्यू कितनी है वाई जेड यहाँ रख दो, बराबर किसके आएगा एक्स वाई के स्क्वायर माइनस वाई जेड के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना हो तो अकेला कर दो, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। अरे ये चीजें समझ में आ गई आपको, बस उसी तरीके से हमको इस पर खेल करना है। कैसे करना है आओ देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट यही लिख देंगे। नाउ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे बरखुरदार, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझो, इधर देखना, मैंने इस पूरे को a मान लिया, मैंने इस पूरे को b मान लिया। तो देखो ये एक्स वाई यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, देखो इसके जैसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पर सब अलग अलग है, ये एक अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे। कैसे, तो ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर, समझ गए, प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। मैं इसको जरा थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। यहां पर भी देखो वाई जेड प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो वाई जेड ए की जगह वाई जेड आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेम वाई जेड का स्क्वायर माइनस जेड एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 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 जेड एक्स एक्स वाई, इसका मतलब यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक्स बोलो 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 बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। बस अब तो क्वेश्चन हो गया। कैसे, इसको अलग अलग लिख दो। अरे भाई हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, एक्स की पावर m और y की पावर m, तो यहाँ कंबाइन मिलके एक्स वाई की पावर m हो जाएगा, तो भाई बदल दो, बाहर निकाल दो, तो x की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को, अरे नहीं करना हो, ऐसा भी नहीं करना हो तो डायरेक्ट काट दो ना। कैसे काटोगे, देखो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट गए, वाई जेड यहां पर भी वाई जेड, एक प्लस का एक माइनस का कट गए खत्म, ये भी कट गए खत्म, और यहाँ ये सब एक दूसरे को काट पीट के मिट्टी में मिल गए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर चौथा सेट डालो, तो हमने कंप्लीट कर दिए चारों सेट। अब आप प्लेलिस्ट देखो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है।